प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने स्वतंत्रता के अधिकार की चर्चा करी थी। उसमें हमने दो ही अनुच्छेदों के बारे में बताया था, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 20। आज हम चर्चा करेंगे अनुच्छेद 21 में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा का अधिकार दिया गया है, जिसे प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी कहा जाता है। इसमें कहा गया है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण तथा दैहिक स्वाधीनता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर अन्य किसी प्रकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। 44वें संविधान संशोधन 1979 द्वारा जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को और अधिक महत्व प्रदान किया गया है। 1979 में जो 44वां संविधान संशोधन आया, उसके द्वारा ये कहा गया कि आपातकाल में भी जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार को समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है। कुछ जो क्लॉज हैं जो कि हमें बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने कुछ फैसले लिए गए हैं, वो यहाँ पर मैं चर्चा कर रही हूँ आपके सामने। इसमें मुख्य रूप से पी रथीनाम बनाम भारत संघ 1994 के केस में आत्महत्या के अधिकार को मूल अधिकार स्वीकार कर लिया गया है। ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य 1996 के तहत आत्महत्या के अधिकार को मूल अधिकार स्वीकार नहीं किया गया, जीवन जीने पर जोर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा अरुणा रामचंद्र शानबाग बनाम भारत संघ 2011 मामले में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को स्वीकार किया गया। इच्छा मृत्यु दो प्रकार की बताई गई, इसमें सक्रिय दया इच्छा मृत्यु और निष्क्रिय इच्छा मृत्यु। इच्छा मृत्यु को दया मृत्यु भी कहा गया है। आईपीसी की धारा 306 के अनुसार किसी व्यक्ति के लिए ऐसे हालत पैदा करना जिससे वह आत्महत्या को मजबूर हो जाए, यह गैर जमानती धारा है। इसके अंतर्गत दोषी व्यक्ति को 10 साल तक की सजा या जुर्माना हो सकता है। सेशन कोर्ट के ऊपरी अदालत में ही सुनवाई का अधिकार है। आईपीसी की धारा 307 के अनुसार किसी व्यक्ति पर हत्या के इरादे से चोट पहुंचाने पर केस दर्ज किया जाता है, यह भी गैर जमानती अपराध है और 10 साल की सजा व जुर्माना के साथ इसमें भी ऊपरी अदालत में सुनवाई का अधिकार है। आईपीसी की धारा 309 आत्महत्या का प्रयास करना दंडनीय अपराध है। अनुच्छेद 21 कै के तहत शिक्षा का अधिकार आता है, जिसमें राज्य द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, जो कि राज्य द्वारा उचित समझी जाएगी। जिस भी माध्यम से राज्य देना चाहे उस माध्यम से राज्य को देनी होगी। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा इसको जोड़ा गया है। एक और इम्पॉर्टेंट बात हम यहाँ चर्चा करेंगे। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने गंगा व यमुना को विधिक व्यक्ति की तरह अधिकार प्रदान किया गया है, लीगल पर्सन, अर्थात इन नदियों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो गया है। अब इन दोनों नदियों को क्षति पहुंचाना किसी इंसान को नुकसान पहुंचाने जैसा माना जाएगा। विदित है कि इससे पहले न्यूजीलैंड ने वोंगानू नदी को जीवित मानव के समान अधिकार दिए गए हैं। ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, ये आपको मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये इम्पोर्टेंट चीजें हैं। निजता का अधिकार एक मूल अधिकार है, जिसे अनुच्छेद 21 के अंतर्गत संरक्षण प्राप्त है। अनुच्छेद 22 के बारे में अब हम चर्चा करेंगे। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण का अधिकार, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। अनुच्छेद 22 के द्वारा बंदी बनाए जाने वाले व्यक्ति को कुछ अधिकार दिए गए हैं। इसमें ये कहा गया है कि उस अपराध के बारे में अथवा बंदी बनाए जाने के कारणों को बतलाए बिना किसी व्यक्ति को अधिक समय तक बंदी गृह में नहीं रखा जाएगा। उसे वकील से परामर्श करने और अपने बचाव के लिए प्रबंध करने का अधिकार होगा तथा बंदी बनाए जाने के बाद
24 घंटे के अंदर अंदर उसे निकटतम न्यायाधीश के सामने उपस्थित किया जाएगा। अनुच्छेद 22 के द्वारा बंदी बनाए जाने वाले व्यक्तियों को जो अधिकार प्रदान किए गए हैं वे दो प्रकार के अपराधियों पर लागू नहीं होंगे। पहला तो शत्रु देश के निवासियों पर और दूसरा निवारक नजरबंदी अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्तियों पर। तो दो बात लोगों पर लागू नहीं होंगे, किन किन पर? एक तो शत्रु देश के निवासियों पर और दूसरा है जो व्यक्ति नजरबंदी अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तार किए गए हैं। तो इसमें हम मुख्य रूप से बता सकते हैं कि किसी व्यक्ति को अगर दंड दिया जाता है लेकिन उसको ये अधिकार दिए गए हैं कि हर व्यक्ति को अपनी गिरफ्तारी के कारणों को जानने का अधिकार होगा, अपनी रुचि के वकील से मामला कोर्ट में प्रस्तुत कराने का अधिकार होगा, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुति का अधिकार होगा। इन 24 घंटों में अवकाश यात्रा में लगा समय शामिल नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो एक से दूसरी जगह जा रहा है तो वो भी समय इसमें काउंट होगा, ऐसा नहीं है। निवारक निरोध का अर्थ क्या होता है? प्रिवेंटिव डिटेंशन, यानी कि अपराध करने से पूर्व ही संदेह के आधार पर व्यक्ति को रोकना, गिरफ्तार करना। इसका मूल उद्देश्य कानून व्यवस्था को क्षति से बचाना, अपराध को रोकना है। दूसरा आता है दंडात्मक निरोध। एक तो होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन और दूसरा होता है पेनिटिव डिटेंशन, यानी कि पनिशमेंट से पहले किसी व्यक्ति द्वारा अपराध किए जाने व सिद्ध होने पर कारावास में रखा जाता है। शर्त की हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं कि किसी भी व्यक्ति को जो है विदेशी शत्रुओं को या जो निवारक नजरबंदी अधिनियम है उसके तहत अगर कोई गिरफ्तार किया गया है तो उसे ये लागू नहीं होगा। दूसरी बात आता है कि टाडा, मीसा, पोटा, मकोका आदि निवारक नजरबंदी के तहत आते हैं। भारत में इसके माध्यम से गिरफ्तार व्यक्ति को 3 माह से अधिक रखने हेतु सलाहकार बोर्ड की सिफारिश जरूरी है। ऐसे व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना अनिवार्य नहीं है। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा निरोध की अधिकतम अवधि 3 महीने से घटाकर 2 महीने कर दी गई है। ये भी एक बात ध्यान रखनी है, पहले ये अवधि 3 महीने थी, अब ये अवधि 2 महीने की हो गई है। तो इस तरह से जो है निवारक निरोध अधिनियम के तहत व्यक्ति को गिरफ्तारी से बचाया जा सकता है और उनके कानून लागू किए जा सकते हैं। निवारक निरोध अधिनियम संसद ने कई कानून बनाए हैं, जैसे इसमें हम सिर्फ हेडिंग्स की चर्चा करेंगे। निवारक निरोध अधिनियम है, इसको जो कि 1950 में पारित किया गया था। दूसरा आता है कि आंतरिक सुरक्षा अधिनियम, जिसे कहते हैं मीसा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। फिर आता है कि कॉफेपोसा, यानी कि विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम। फिर आता है अपने पास में चोर बाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम 1980। फिर है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980, टाडा 1987, 2002 में टेररिज्म एक्ट पारित किया गया। फिर आता है अपने पास में कि विधि विरुद्ध क्रियाकलाप संशोधन अधिनियम 2008। कोटा को 2004 में समाप्त कर दिया गया था। उसके बाद में कि जो संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के पास ऐसा कोई कानून नहीं था जिसके तहत वह आतंकवादी गतिविधियों से निपट पाती, और इसके तहत ही फिर उन्होंने 2004 में इसमें संशोधन कर दिया और 2008 में मुंबई में हुए हमलों से संज्ञान लेते हुए इस कानून को कठोर कर दिया गया। वर्तमान में यह कानून विधि विरुद्ध क्रियाकलाप संशोधन अधिनियम 2008 के रूप में जाना जाता है। तो ये हमारे पास स्वतंत्रता के अधिकार से रिलेटेड कुछ प्रावधान, कुछ उसके बारे में मान्यताएं, कुछ उसके कानून, ये हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया है। थैंक यू।